अभी हम इम्फल के उरीपोक इलाके में मौजूद है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से रोड को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। कई जगहों पर टायर में आग लगा करके यहाँ पर शटडाउन जो डिक्लेयर किया गया था उसको इम्पोज किया जा रहा है। सिर्फ उरीपोक का नज़ारा नहीं है, ये पूरे इम्फल में कई इलाकों में टायर जला करके लोग सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दरअसल ये प्रदर्शन जिरीबाम जिले में 3 लोगों की हत्या के मामले में हो रहे थे। इन 3 लोगों के शव जिरी नदी में तैरते हुए पाए गए थे, जो कि उन 6 लापता व्यक्तियों में से एक थे जो सोमवार को जिरीबाम से गायब हो गए थे। आपको बता दें कि मणिपुर में कुकी मैतेई के बीच चल रही हिंसा को लगभग 500 दिन हो चुके हैं। इस दौरान 237 मौत हुई, 1500 से ज्यादा लोग जख्मी हुए, 60,000 लोग घर छोड़कर रिलीफ कैंप में रहने लगे हैं। करीब 11,000 एफआईआर दर्ज की गई और 500 लोगों को अरेस्ट किया गया। इस दौरान महिलाओं की न्यूड परेड, गैंगरेप, जिंदा जलाने और गला काटने जैसी कई घटनाएं भी हुई। अब मणिपुर 2 हिस्सों में बढ़ चुका है। पहाड़ी जिलों में कुकी है और मैदानी जिलों में मैतेई। दोनों के बीच अब सरहदें खींची हैं, जिन्हें पार करने का मतलब है मौत। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वाकई में जिस तरीके की तस्वीरें मणिपुर से सामने आ रही हैं वो डरा देने वाली हैं, क्योंकि लगातार मणिपुर हिंसा की आग से झुलस रहा है। ऐसे में वजह क्या है, क्यों मणिपुर हिंसा की आग में झुलस रहा है, वो वजह हम आपको बताते हैं। देखिए, मैतेई को एसटी का दर्जा देने की मांग हो रही है कि मैतेई समाज को एसटी का दर्जा दिया जाए। हिंसा शुरू कब होती है? 3 मई 2023 से 1 साल लगभग होने को आ गया है। मौतें अब तक 200 से ज्यादा हो चुकी हैं हिंसा की वजह से। जिस तरीके से तोड़फोड़ आगजनी हो रही है, घायल लोग 1100 से ज्यादा की संख्या में हैं, जो कि घायल हो चुके हैं, चोटिल हो चुके हैं। संख्या इतनी ज्यादा है। मणिपुर की आबादी की बात करें तो देखिए 38 लाख की आबादी है और ये आबादी इस वक्त हिंसा की आग में झुलस रही है। हिंसा इतनी है, सड़कों पर तनाव इतना है कि कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। मैतेई समाज की संख्या की अगर आप इस आबादी से बात करेंगे तो 53% है। 38 लाख की आबादी में 53% मैतेई समाज है। नगा कुकी की बात करेंगे तो 40% है और ये इस वक्त बंटता हुआ नजर आ रहा है। ये दोनों समाज इस वक्त बंटते हुए नजर आ रहे हैं। एक पहाड़ों पर है तो एक मैदान में है, और जिस तरीके से हमने पहले भी कहा कि अगर इसकी रेखा को पार किया गया तो उसका मतलब सिर्फ मौत है। अगली खबर के लिए ऋतु का रुख करेंगे। और चलिए अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे को लेकर के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाइजीरिया के राजधानी अबुजा पहुंच चुके हैं। वो कहीं ना कहीं देखिए जिस तरीके से इस दौरे पर पहुंचे हैं, G20 का सम्मेलन भी होना है ब्राजील में, कई मायने इसके निकाले जा रहे हैं। और यहाँ पर आपको बता दें कि 3 देशों का वो दौरा 16 से लेकर 21 नवंबर तक करने वाले, जिनमें नाइजीरिया भी है, ब्राजील भी है, गुयाना भी है। और इसके कई मायने इसलिए भी है क्योंकि इस दौरान G20 सम्मेलन होना है। रिपोर्ट देखिए। मोदी जी, यू आर वेलकम। जय जय मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। नाइजीरिया में नमो नमो। नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना 3 देशों की यात्रा पर निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले नाइजीरिया पहुंचे हैं, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। पीएम मोदी नाइजीरिया के राष्ट्रपति अहमद टिनुबू के न्योते पर पहली बार नाइजीरिया पहुंचे हैं। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री का 17 साल में पहला नाइजीरिया दौरा है। मोदी से पहले साल 2007 में तत्कालीन पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह नाइजीरिया के दौरे पर गए थे। पीएम मोदी आज राष्ट्रपति टिनुबू से मुलाकात करेंगे। उनके बीच भारत नाइजीरिया के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा होगी। इसके बाद मोदी राजधानी अबुजा में भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर नाइजीरिया में अनोखा उत्साह देखने को मिल रहा है। भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्य वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाते नजर आए। आज हमारी खुशियों की कोई था नहीं है कि हम अप्रवासी भारतीयों के बीच में
इतने दूर से नाइजीरिया अबुजा पधार रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमें बहुत खुशी है कि आप ग्लोबल साउथ को जो लेकर साथ चल रहे हैं, वसुधैव कुटुंबकम का जो आपका नारा है वो सिर्फ नारा ही नहीं, आप उसे सत्य रूप में एक करना चाहते हैं। इसके लिए हमें बहुत खुशी है। आपके कार्यकाल में हम भारतीयों का जो सर गर्व से ऊंचा हुआ है, हम सदा उसके आभारी रहेंगे। आइए ये भी जानते हैं कि भारत के लिए नाइजीरिया अहम क्यों है। तेल और गैस के विशाल भंडार की वजह से नाइजीरिया अफ्रीका के अहम देशों में से एक है। ये देश भारत की ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करता है। अफ्रीका में भारतीय निवेश खासकर ऊर्जा, खनन, फार्मास्यूटिकल्स, सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में लगातार बढ़ रहा है। नाइजीरिया में 150 से ज्यादा भारतीय कंपनियां हैं, जिनका 2 लाख करोड़ से ज्यादा का कारोबार है। नाइजीरिया इस्लामिक देशों के संगठन OIC और तेल उत्पादक देशों के संगठन OPEC का अहम सदस्य है। ये दोनों संगठन भारत की कूटनीति और आर्थिक नीति के लिए अहम हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के साथ अपने व्यक्तिगत संबंधों के लिए जाने जाते हैं। जब वो भारत के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहले विदेशी संबंधों को फिर से व्यवस्थित करना शुरू किया और ऐसा करने के लिए विदेशी देशों का दौरा करना शुरू किया। तब विपक्ष और देश के अन्य उदारवादी समूहों ने उनके इस कदम पर यह कहकर सवाल उठाना शुरू कर दिया कि वह विदेशी यात्राओं पर राष्ट्रीय संसाधनों का बहुत सारा हिस्सा खर्च कर रहे हैं। लेकिन अब भारत को वैश्विक मंच पर देखकर यात्राओं के पीछे का मकसद साफ तौर पर समझा जा सकता है। नाइजीरिया का यह दौरा भी पीएम मोदी की विदेश नीति की उसी गति को बनाए रखने के तौर पर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, 3 देशों का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और अफ्रीकी देशों की बात करें तो वहां पर उनकी धमक देखने को मिल रही है। लेकिन अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बता देते हैं कि आखिर वो कौन कौन से प्रधानमंत्री थे जो कि नाइजीरिया का इससे पहले दौरा कर चुके हैं। 1962 आपको बता दें, यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू सबसे पहले पहुंचे थे। इसके बाद 2002 में आ जाते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी भी नाइजीरिया गए थे, जिसके बाद वैश्विक स्तर पर इसके बाद रिश्तों में धार मिली थी। 2007 में मनमोहन सिंह भी पहुंचे थे और 2024 में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे हैं। इससे समझा जा सकता है कि विदेश नीति में इसका कितना प्रभाव पड़ने वाला है। अब आपको बता देते हैं, भारत और नाइजीरिया व्यापार संबंध इससे किस तरीके से और मजबूत होंगे, रिश्तों को कैसे धार मिलेगी। भारत नाइजीरिया को दवाइयां और बाइक निर्यात करता है। नाइजीरिया भारत को तेल, गैस और उर्वरक भी देता है। तो इससे आप समझ सकते हैं व्यापार किस तरीके से दोनों देशों के बीच क्रॉस होते हैं। चीन और नीदरलैंड के बाद नाइजीरिया भारत का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है। ये अपने आप में दिखाता है, दर्शाता है कि कितनी महत्ता है। भारतीय एयरटेल नाइजीरिया में दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल कंपनी भी है और इसके अलावा देखिए, भारत की लगभग 150 कंपनियां नाइजीरिया में काम कर रही हैं। ये दिखा रही है, ये बताती है कि आखिर जो वैश्विक स्तर की बात करें, नाइजीरिया भारत का कितना बड़ा बिजनेस पार्टनर है। नाइजीरिया में भारतीय कंपनियां $27 अरब का निवेश करती है। इसके अलावा नाइजीरिया में कई सिंधी और गुजराती परिवार बसे हुए हैं। ये दर्शा रहा है, ये दिखा रहा है कि जो भारतीय वहां पर मौजूद है उनसे क्रॉस किस तरीके से हम अपना व्यापार करते हैं। करीब 66 साल पुराने भारत नाइजीरिया के ये रिश्ते हैं और इसके अलावा रिश्तों को इससे और धार मिलने वाली, प्रधानमंत्री क्योंकि वहां पर पहुंच रहे हैं और